तो गाइज ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें सिर्फ हमने सीखना है सी प्लस प्लस का जो भी प्रोग्राम होगा उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि जिनके बगैर हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए इंक्लूड करवानी होती है आईओस्ट्रीम की फाइल। उसके लिए हमें हैश लगाते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। जब भी हैश के बाद या फिर कोई कमेंट दिया जाता है, हैश के बाद जो भी चीज़ लिखी जाती है इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। फिर आज मैं सिर्फ ये बताऊंगा जो जो कंपोनेंट हमें चाहिए होते हैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें इंक्लूड करवानी होती है आईओस्ट्रीम की फाइल, और हैश के बाद जो भी चीज़ लिखी जाती है उसके बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाना होता, ठीक है। इसके अलावा सी प्लस प्लस प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट लिखी जाती है उसके एंडिंग पॉइंट पर हम सेमीकोलन लगाते हैं, ताकि सी प्लस प्लस प्रोग्राम को या फिर सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर आप यूज कर रहे हैं उसको पता लग सके कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट एंड होती है। जैसे मैंने इसके बाद एक और इसकी स्टेटमेंट लिखनी होती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये भी लिखना जरूरी है। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कोई भी आपने यूज करना है, ये ना भी लिखे तो भी काम हो जाता है, इसको मैं बाद में बता दूंगा किस लिए। वैसे सी एस टी डी आप लिख लेते हैं तो इससे आपके बाद में आसानी हो जाती है, इसको मैं भी बता दूंगा। इसके बगैर भी आप प्रोग्राम चला सकते हैं, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, लेकिन बार अगर आप ये नहीं लिखते तो बार बार आपको तंगी होती है अगर आपने ज़्यादा इनपुट आउटपुट वगैरह लेनी हो तो। इसके बाद आपने कोई भी प्रोग्राम की इनपुट लेनी है, आउटपुट देनी है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कुछ भी आपने इन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए मेन का फंक्शन लाजमी होता है, मेन का फंक्शन लाजमी होता है। और क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर फंक्शन की पैरेंथेसिस लाजमी होती है। तो सी प्लस प्लस में जब भी आपने फंक्शन डिक्लेयर करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपकी उसकी रिटर्न टाइप होनी चाहिए। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, जो उसने जवाब देना है वो किस टाइप का होगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ इंटीजर टाइप का होगा। इसके बाद मेन की फंक्शन जो मर्जी दे सकते हैं, बाकी इसके अलावा जो आपने फंक्शन डिक्लेयर करना है उसमें आपकी मर्जी होती है, जो आपको पता है भाई इसका ये आउटपुट आएगी, उसमें आपने स्ट्रिंग टू आउटपुट करवानी है तो उस पर स्ट्रिंग आउटपुट दोगे। और अगर आपने पता है इसका रिटर्न आउटपुट जो होगी वो इंटी हुई तो इंटीजर लिखोगे। अगर आपने पता है भैया यानी कि सी आउट के जरिए डिस्प्ले कराना तो उसकी वॉइड टाइप होगी, वो मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन ये इधर क्या है, मेन फंक्शन लिखना लाजमी होता है और मेन से पहले कोई ना कोई इसकी रिटर्न टाइप देनी होती है, कुछ भी दे दो वो आपकी मर्जी है। उसके बाद फंक्शन जब भी आपने डिक्लेयर करना है उसका नेम होता है, तो ये इस फंक्शन मेन का फंक्शन नाम तो मेन ही होगा, इसके अलावा आपने जो फंक्शन डिक्लेयर करना होगा उसका नेम लिख देना। तो उसके बाद होती है पैरेंथेसिस, तो ये इसकी पैरेंथेसिस आगे पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिखने होते हैं, लेकिन मेन का कोई भी पैरामीटर नहीं होता, ठीक है। तो प्रोग्राम कोई भी आपने एग्जीक्यूट करना है उसके लिए मेन का फंक्शन लाजमी होता है। अब इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि भाई इनपुट हम कैसे ले सकते हैं। इनपुट लेने के लिए हम सी इन की कमांड यूज करते हैं, सी इन की कमांड यूज करते हैं। सी इन का मतलब क्या है, सी इनको ये बताता है कंपाइलर को कि इसने वैल्यू लेनी है और किसी ना किसी वेरिएबल को देनी है। अब मैं कहता हूँ सी इन के बाद जो ये ऑपरेटर लगा है लेस द ग्रेटर देन का डबल सैंपल लगा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ये हमें सी इन के बाद जो लगता है इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, और जो सी आउट के बाद लगेगा वो होता है स्मॉलर देन का डबल सैंपल जो होता है वो होता है सी आउट के बाद लगता है, और उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो सी इन के बाद ये ऑपरेटर लगा, इसके बाद ये हो गया, ये ए हो गया। सी इसका इस कमांड का मतलब है सी इन का मतलब है वैल्यू लो, और इसका मतलब है ए को इंसर्ट कर दो ये वैल्यू, ठीक है। तो जब भी मैंने कोई ना कोई वेरिएबल यूज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सी इन किया और मैंने कहा कि भाई सी इन मैंने किस लिए किया कि भाई ये वैल्यू ले और ए को दे दे। तो जब भी मैंने वेरिएबल यूज करना है तो उसको डिक्लेयर करना लाजमी होता है कि उसकी रिटर्न टाइप क्या है। अगर मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा तो मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो इसने एग्जीक्यूट किया तो इसने एरर दे दिया कि इधर ये भाईजान ए इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ए इसमें डिक्लेयर्ड नहीं है। अगर ए को डिक्लेयर किया होता तो ये एरर नहीं आना था। तो जब भी आपने कोई ना कोई वेरिएबल को यूज करना है किसी भी जगह पे तो उसे डिक्लेयर करना लाजमी होता है, यानी कि उसकी टाइप बताना लाजमी होती है कि ये किस टाइप का वेरिएबल होगा। मेरे पास इंटीजर टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, या फिर चार टाइप का होगा, जिस टाइप का होगा, डबल टाइप का होगा। ये मैं टाइप्स वगैरह भी बाद में बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक कंपोनेंट्स बताना चाहता हूँ जो प्रोग्राम के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब कोई भी प्रोग्राम कोई भी वेरिएबल यूज करना तो इसकी रिटर्न टाइप लिखना लाजमी होती है। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट।
और इसके बाद सीन का मकसद आपको पता लग गया। सीन का मकसद होता है इनपुट लेना और वो वैल्यू असाइन करनी है। जब भी अब मैं अगर इसको प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, आपने देखा होगा प्रोग्राम को रन किया तो इसके बाद क्या हो रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब है ये यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू चाहता है, इसके बाद प्रोग्राम रन होगा। कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कर्सर ब्लिंकिंग का मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू दोगे फिर प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होगा। जो नए यूजर होते हैं उनको पता नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू असाइन करनी है, इस वजह से कर्सर ब्लिंक करना है। तो इसके लिए बेहतर प्रैक्टिस ये है, यानी कि आप प्रोग्राम कोई बना देते हो, बाद में कोई से यूज करता है, उससे न्यू यूजर यूज करता है, उससे पता ही ना लगे यहाँ पे वैल्यू कोई ना कोई इनपुट करनी है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप उधर सी आउट के जरिए कोई ना कोई मैसेज शो कर दो कि भाईजान एंटर वैल्यू ऑफ जो चीज़ आपने डिक्लेयर किया, मैं ऑफ ए वेरिएबल ये कह दूं या फिर ऑफ नंबर या फिर ऑफ साइज, कुछ भी कह दूं, जिस चीज़ की मैं वैल्यू डिक्लेयर करना चाहता हूं, और या मैं कह देता हूं ऑफ स्पीड, जो भी आपको पता होगा आपने किस लिए डिक्लेयर करना है, इस वेरिएबल को किस लिए यूज किया, तो वो आप इधर लिख देना, या फिर मैं तो यहाँ सिंपल ए ही लिख देता हूँ, इंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम रन होगा। तो प्रोग्राम रन हुआ, इसने जब भी बता दिया कि भाईजान कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करो ए की। नए यूजर को पता नहीं लगता कर्सर ब्लिंक किस वजह से कर रहा है, ये मैंने इस वजह से बताया। तो इससे हमें वैसे ही सी आउट का जरिए सी आउट का पता भी लग गया। सी आउट किस लिए होता है, प्रोग्राम को आउटपुट देने के लिए। तो प्रोग्राम के आउटपुट देने के लिए प्रोग्राम के आउटपुट हो लो या फिर किसी भी चीज़ को कह, यानी कि मैसेज शो करवाना हो आपने, या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू, किसी फंक्शन की वैल्यू शो करवानी हो, कोई भी किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू शो करवानी हो, तो आप सी आउट की कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो जब आप चाहते हो कि आपने मैसेज शो करवाना है, यानी कि जो आपने लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाए, तो उसको आपने स्ट्रिंग में लिखना है। स्ट्रिंग में लिखने के लिए डबल कोटेशन यूज करते हैं, ये डबल कोटेशन का सैंपल यूज करेंगे। जो चीज आप इसके अंदर लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको बगैर कुछ डबल कोटेशन के बगैर आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बगैर वो वेरिएबल लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी, जो भी आप यानी कि बगैर सिंगल डबल कोटेशन के लिखते हो तो वो उसकी वैल्यू लिखेगा, ना कि वो उसको एज इट इज प्रिंट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे सी आउट करता हूं और मैं यहाँ पे कर देता हूं ए किया, तो ये इसने क्या करना है, क्योंकि मैंने डबल कोटेशन में लिखा है तो ये ए की वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, ये डबल कोटेशन में लिखा होता है, इसका मतलब है ये एज इट इज प्रिंट कर देगा। इसको मैं रन करता हूं, पहले ये वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू दे दी, तो इसने ए एज इट इज प्रिंट कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू प्रिंट हो, जो यानी कि जिस चीज़ की आप चाहते हो, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, इसकी वैल्यू आउटपुट हो, तो मैं ये यानी कि बगैर कोटेशन के लिख दूंगा सी आउट ए, वैल्यू मैंने ये वैल्यू दी और इसने क्या किया, वैल्यू आउटपुट कर दिया। आपने ये अभी प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किया था, आपने देखा होगा जो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा था, ये इधर ब्लिंक कर रहा था, ए के फौरन बाद ब्लिंक कर रहा था। तो आप इसको अगर चाहते हो कि भाई नहीं ये नेक्स्ट लाइन पे शो हो, नेक्स्ट लाइन के लिए आपने क्या करना है, स्केप करैक्टर यूज करना होता है, एंड स्केप करैक्टर एंड टाइप का। इसके स्केप करैक्टर को जब भी हमने लिखना है तो स्केप करैक्टर भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अभी इसको आउटपुट और इनपुट लेना सिखा रहा हूँ। तो इसके अभी सिर्फ यही देख लें एंड टाइप का स्केप करैक्टर किस लिए यूज होता है। तो एन टाइप का स्केप करैक्टर होता है ताकि इसके बाद जो भी लिखा जाए वो न्यू लाइन में आए, इसके बाद जो भी लिखा जाए वो न्यू लाइन में आए। तो इसके बाद क्योंकि कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये कर्सर को नेक्स्ट पोजीशन पे ले जाएगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा। अब मैं इसको आउटपुट करता हूँ, F1 करता हूँ, तो जी ये मेरा कर्सर ही अब इधर आया है। पहले जब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था तो मेरा कर्सर इधर आ रहा था, आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब कर्सर इधर आ रहा है, किस लिए, क्योंकि मैंने हैशटैग वो लगा दिया, /n लगा दिया है, तो ये कर्सर इधर आ रहा है। यानी कि जब भी आप चाहते हो कि आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर आए, या फिर इसके बाद जो भी आप लिखते हो, जैसे मैं इसके बाद लिखता हूँ यूसुफ लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, /n के बाद जो लिखा गया है ये इसके नेक्स्ट लाइन में लेकर जाएगा। कर्सर को मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन पर लेके गया। इससे जब भी आप चाहते हो कि भाई नेक्स्ट लाइन पे मेरा कर्सर जाए, या नेक्स्ट लाइन पे मेरी वैल्यू या फिर जो भी आप चीज़ आपने मैसेज शो करवाना वो इससे आगे जो है नेक्स्ट लाइन पे शो, उसके लिए आप /n यूज कर सकते हैं। ठीक है, /n इसलिए होता है। और इसके अलावा हम एंड एल की स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप एंड एल लिखोगे, एंड एल की, इसलिए वो मैं 2 मिनट बाद में बताता हूँ। सी आउट हो गया, और जब आपने कोई भी चीज़ एज इट इज प्रिंट करानी है तो वो किस लिए, स्टैरिंग के जरिए शो होगी। अब मैं कह देता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज वैल्यू ऑफ, 2 मिनट एक और वेरिएबल ले लेते हैं, पहले एक और वेरिएबल ले लेते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ
एंटर वैल्यू ऑफ बी, एक और वैल्यू हो गया, ठीक है। यानी कि इससे इसमें मुझे, क्योंकि मैं आउटपुट देना चाहता हूं तो इधर मुझे बी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है भाई, यानी कि मैं मैसेज शो करवाना चाहता हूं। अगर मैं वेरिएबल को यूज करना है तो मैं उसको डिक्लेयर करूंगा कि भाई मेरे पास एक और टाइप वेरिएबल है बी इंटीजर, एक मेरे पास वेरिएबल है बी इंटीजर टाइप का है। तो इसके लिए मैं कहता हूं अब एक वैल्यू हो, सी इन क्या करता है, एक और वैल्यू लेगा। अब ये किसको इंसर्ट कर देगा, ये इंसर्ट कर देगा बी को, ये बी को इंसर्ट कर देगा सीन जो भी वैल्यू लेगा, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो पहले इस इंटर वैल्यू ऑफ ए होगा, मैसेज आएगा इंटर वैल्यू ऑफ ए, ए को जो वैल्यू देनी है वो मैंने दे दी। इसके बाद मैसेज आ गया इंटर वैल्यू ऑफ बी, जो बी को वैल्यू देनी है वैल्यू देगी, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया मेरे दो वेरिएबल, ये दो वेरिएबल को वैल्यू डिक्लेयर हो गई। अब मैं चाहता हूँ एक और मैं वेरिएबल करता हूँ एस का, और एस बराबर है ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया। अभी इसने क्या किया है, इंटीजर टाइप का मेरे पास एक वेरिएबल लिया एस, ये मैंने इधर सिर्फ डिक्लेयर किया था और ये इधर इनिशियलाइजेशन भी हो गया। आप ये भी कर सकते हो कि यानी कि आपने ए इज इक्वल टू 5 भी कर सकते थे, ए इज इक्वल टू 5, ये क्या हुआ है इधर ही वैल्यू इसको असाइन कर दी गई है। आप सिर्फ अगर ए इज इक्वल टू 5 लिखते हैं इंटीजर के बगैर तो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होना था। इसने कहना था भाईजान ए डिक्लेयर नहीं है, जब भी आपने वेरिएबल को यूज करना है, वेरिएबल को वैल्यू देनी है, तब भी आपको उसकी कोई ना कोई टाइप बताना जरूरी होगी, जिस टाइप की आप उसमें वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। अब मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया एस, एस क्या है, ये मैंने एस को वैसे लिख लिया, आप जो मर्जी नाम दे सकते हो वो तो आपकी मर्जी है ना। तो ये एस बराबर है ए प्लस बी के, यानी कि ए प्लस बी का जो सम होगा वो एस के बराबर होगा। अब मैं चाहता हूं सी आउट करता हूं, सी आउट। अब मैं चाहता हूं कि मेरे मैसेज शो हो, मैसेज यानी कि पहले मैं चाहता हूं जो मैं इसके अंदर लिखूं एज इट इज प्रिंट हो, मैं कह देता हूं सम ऑफ नंबर्स इज, सम ऑफ नंबर्स इज, सम ऑफ नंबर इज, तो ये हो जाएगा। इसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरा इसकी वैल्यू शो होनी चाहिए, वैल्यू शो करवाने के इसके अलावा अगर आपने, यानी कि ये मेरी एक बार सी आउट के अंदर जो लिखा हुआ है ये रन होगा, ये लिखा जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कोई ना कोई मैसेज हो तो उसको मैं आप इसके बाद दोबारा सेक्शन ऑपरेटर लगाऊंगा, इसके बाद कोई ना कोई लिख दो इंटर वैल्यू ऑफ ए इज, इधर मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू, आप इज इक्वल टू इधर भी लगा सकते थे। ये मैंने बताया कि भाई जब भी आपने इसके अलावा कोई काम करवाना है सी आउट के जरिए तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये कर देता हूं मैं सम ऑफ नंबर्स इज। अब मैं इसकी एस की वैल्यू प्रिंट करा देता हूं। यहाँ पे अब ये एस नहीं प्रिंट करेगा, यहाँ पे एस की वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने एस को बगैर डबल कोटेशन के यूज किया है। जब भी बगैर डबल कोटेशन के यूज करोगे तो उसके लिए आपको रिटर्न ये यानी कि उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। एस नहीं लिखता मैं यहाँ पे, यानी कि मैं एस को डिक्लेयर ही ना करूं, एस को डिक्लेयर ही ना करूं, ये मैं करता ही नहीं हूं। वैसे आपको पता लग गया होगा, यहाँ पे अगर आप एस लिखोगे तो एस की वैल्यू असाइन होगी। मैं सिंपल यहाँ पे ए प्लस बी लिख देता हूँ, ए प्लस बी, तो भी ये इसके इस वैल्यू को एवेलुएट करेगा, इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करके इसकी सिर्फ वैल्यू रिटर्न करेगा, ए प्लस बी नहीं रिटर्न करेगा। सिर्फ इसकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, जो टोटल इसका रिजल्ट आएगा वो इधर इसको वो आउटपुट देगा, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ एंड एल, एंड एल की स्टेटमेंट किस लिए होती है, ये एंड लाइन को एंड करने के लिए, यानी कि ये बता देता है इसके बाद जो भी सी आउट के अंदर लिखा गया है वो जो स्लैश एन था वो था स्केप करेक्टर, वो होता है जो आपने सिंगल इसके अंदर जो लिखा है डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा है उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लाइन पर आए, या फिर कर्सर के लाइन पोजीशन है वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। लेकिन जो ये एंड एल होता है ये क्या कहता है, इसके बाद जो भी कुछ लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा, इसके बाद जो भी कुछ लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा सी आउट के अंदर। तो अब मैं इंटर वैल्यू ऑफ ए करता हूं 4, तो बी को जो वैल्यू है बी की वैल्यू मैंने क्योंकि असाइन किया तो इसने 2 दफा मेरा इंटर प्रेस हो गया था, इस वजह से इसने वो वैल्यू अपनी तरफ से प्रेस कर लिया। 2 मिनट, बी को मैंने क्योंकि वैल्यू असाइन की नहीं है, तो ये जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू डिक्लेयर वैल्यू नहीं देते तो ये क्या करता है, सी इन की कमांड मैंने बाद में लिख दी है। ये आप जो कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा था ये क्या कह रहा था कि भाई आप इधर कोई ना कोई इसको वैल्यू असाइन करो, कोई ना कोई वैल्यू असाइन करो बी को, इस वजह से कर्सर ब्लिंक कर रहा है क्योंकि मैंने इधर सी इन इंटू बी लिखा हुआ था, यानी कि वो बी को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने प्रोग्राम को वैसे ही कट कर दिया। मैं सी इन इधर लिखना चाहिए था, सी इन इधर लिखना चाहिए था। तो ये क्या करेगा, अब ये इसको बी को वैल्यू असाइन करेगा। अगर आप कोई भी वेरिएबल वैसे डिक्लेयर कर देते हो और इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन नहीं करते कोई भी, तो वो इसको कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू दे देता है, या तो वो अपनी मर्जी से देगा या आपने पहले कभी उसको यूज किया होगा तो वो वाली वैल्यू उसको दे देता है, ठीक है, यानी कि पहले कभी यूज किया होगा। वैसे वो गार्बेज वैल्यू देता है आमतौर पर तकरीबन 0, 16 इस तरह की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो अब मैंने क्या करना, मैंने ये वाला काम किया नहीं था भाई बी को वैल्यू असाइन करेगा, सिर्फ इसने मैसेज शो किया उसके बाद 10 इसका रिजल्ट दे दिया था, ना कि उसने ये वाली प्रोग्राम क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन पर थी, क्योंकि इसमें सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, और ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि ये रन वैसे ही एज इट इज एग्जीक्यूट होगा, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट। तो इसने क्योंकि सी इन की कमांड मैंने बाद में दी हुई थी तो इसने ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दी थी। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ,
तो अब ये इंटर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मांग रहा है, इसके बाद बी की वैल्यू मांगी है, तो इसने सम ऑफ नंबर इज 11 दे दिया। ठीक है, ये जो मेरा रिजल्ट है ये पहली सिंगल को डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा हुआ था वो है, और ये दूसरी डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा था स्टेरिक और इक्वल टू, और ये जो है ये एस का ए प्लस बी की वैल्यूएशन करने के बाद जो वैल्यू आई है ये उसका रिजल्ट है। यानी कि जब भी आपने किसी एक्सप्रेशन को या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाना है तो उसको डबल कोटेशन के बगैर लिखेंगे, अदरवाइज जो डबल कोटेशन में लिखा जाएगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एंड एल किस लिए होता है ये बताते हैं भाईजान। इसके बाद जो भी आपने एंड ये सी आउट के अंदर लिखा है और सी आउट के बाद आपने एंड एल लगा दिया, एंड एल, और इसका ये क्या करेगा, इसके बाद जो भी आप सी आउट के अंदर लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन में। अब मैंने क्या किया, सम ऑफ नंबर्स इज ये करेगा, इसके बाद एंड एल की वजह से इसके बाद जो भी कुछ होगा वो नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा। इसके बाद एंड एल का मतलब क्या होगा, लाइन को एंड कर देगा, इस वाली लाइन को एंड करने के बाद जो भी लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। अब मैं फिर 11 करता हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ ए 4 की 6 की, तो सम ऑफ नंबर्स इज 10 और सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू आ गया। इसके बाद क्योंकि मैंने इज इक्वल टू के बाद एंड एल लिखा था तो वो इसको क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा एंड एल की वजह से। ठीक हो गया, तो प्रो वैल्यू लेना हो गया, वैल्यू वापस करना हो गया, तो सी इन सी आउट हो गया हमारा। इसके बाद इसकी रिटर्न टाइप लिखना, रिटर्न टाइप लिख देनी चाहिए। रिटर्न टाइप जब भी मेन का फंक्शन यूज करना तो आपने रिटर्न टाइप की फंक्शन रिटर्न की स्टेटमेंट जरूर लिख देनी है। और तो आज हमने सीखा है इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे देना है, इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है, सी इनके साथ जो ऑपरेशन लगता है उसको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, जो सी आउट के साथ लगता है उसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। और इसके बाद वेरिएबल को जब भी हमने यूज करना है तो उससे पहले डिक्लेयर करवाना लाजमी होता है, और मेन जब भी हमने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना तो उसके लिए मेन का फंक्शन लिखना लाजमी होता है। तो अब जो इसके नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हम बाद में सीखेंगे, इसके C++ में होता क्या, आज हमने सिर्फ यही सीखा है। तो जुड़े रहिएगा इजी प्रोग्रामिंग के साथ।